अध्याय 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। इसके बारे में अध्ययन करना है। अध्याय 11 का अधातुओं का रसायन में आवर्त सारणी और धातु एवं धातु कर्म अध्याय में हमने जाना। इसके जो पहले अधिकतर तत्व धातु होते हैं। यदि संख्या में अधातु इतने कम हैं तो हम उन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में हम समझेंगे कौन कौन से तत्व अधातु हैं और किस आधार पर उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। साथ ही हम जीवन के लिए महत्वपूर्ण 3 अधातुओं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं ये जानना है। तो कुछ अधातुओं से आप परिचित हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है इत्यादि, ये अधातु हैं। हम जानते हैं कि धातुओं के कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं। जैसे सामान्य ताप एवं दाब पर अधिकांश धातुएं ठोस होती है। यदि कोई तत्व सामान्य ताप एवं दाब पर गैस हो तो यह इसकी पहचान आसान हो जाता है कि वह धातु नहीं अधातु है। अर्थात अधातु सामान्य ताप पर गैस होती है। ठीक है, पहली पहचान है। पर सभी अधातुएं गैस नहीं होती। भिन्न भिन्न अधातुएं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में मिलती है। जैसे ब्रोमीन है, एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है, ब्रोमीन। ध्यान से सुनेंगे। इसी प्रकार कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम इत्यादि अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसको भी ध्यान से सुनेंगे। कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम इत्यादि अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कार्बन का अपरूप हीरा कठोरतम तत्व है। ठीक है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, वो कठोरतम तत्व है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद ठोस धातुओं और अधातुओं में अंतर करना संभव है, क्योंकि सामान्य अधातुएं भंगुर होती है, यानी उसको पीटने से वो भुरभुरा हो जाता है। अन्य गुणों के आधार पर भी ठोस अधातुएं धातुओं से भिन्न होती है। अधातुएं न तो आघातवर्धनीय हैं, यानी उसकी पीटकर चादर नहीं बना सकती, ये दर्शाती है, न कि उसमें तन्यता है, और न ही वे धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, तन्यता भी नहीं पाई जाती। यही नहीं, कार्बन के अपरूप जैसे ग्रेफाइट के अतिरिक्त अन्य सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। जो ग्रेफाइट पेंसिल जो है, सिस पेंसिल, उसकी लिड जो लगा रहता है वो ग्रेफाइट है, वो विद्युत का चालन करता है। ये अपवाद स्वरूप है, बाकी अधातुएं विद्युत का कुचालक होते हैं। इसी तरह कार्बन के अपरूप हीरे के अतिरिक्त अन्य सभी अधातु उष्मा की कुचालक होती है। हीरे जो है कार्बन के अपरूप है, वो अधातु है। हीरे के जो है वो उष्मा के कुचालक होते हैं, बाकी सब सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि धातु के जो गुणधर्म है उसको। इसके बाद हम देखेंगे अपरूपता क्या है। अपरूपता शब्द जो आया, एलोट्रॉपी, जो क्या होता है। आप जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही अपरूप हैं। ठीक उसी का रूप है। मान लो ये दोनों केवल कार्बन परमाणु से बने हैं। सोचिए है कैसे संभव कि दिखने में इतने भिन्न हैं। ठीक, दोनों कार्बन के हैं लेकिन भिन्न अलग अलग हैं। कार्बन ही नहीं, ऐसे कई तत्व हैं जो एक ही अवस्था में एक से अधिक रूपों में मिलते हैं। तत्वों के इस गुण को अपरूपता तथा उसके भिन्न भिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। समझ रहे हो ना, कि एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं। जैसे कार्बन में हीरा है और ग्रेफाइट है, कार्बन है लेकिन अलग अलग रूप में है, इसको अपरूपता कहेंगे। ठीक है, अलग अलग अपरूपों में परमाणुओं के बीच परस्पर आबंध जो होता है वो भिन्न होता है, और यही कारण है कि इनकी कुछ भौतिक गुण भिन्न होते हैं। क्योंकि किसी तत्व के अपरूपों के जो परमाणु है वो समान होते हैं, इसलिए इनकी रासायनिक अभिक्रिया में अंतर होता है। उदाहरण के लिए जलाने पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि भी कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो अपरूपता दर्शाती है। ये ध्यान से सुनना है ना, इसको ध्यान देना है, किताब से भी अध्ययन कर लेना है। जो अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान, ठीक, इसके बाद कहाँ कहाँ है आवर्त सारणी में स्थान। तो हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर, यानी बाईं से दाईं ओर
जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे समूह संख्या बढ़ती है वैसे वैसे धात्विक गुणों में कमी आती है। ठीक है, इसे से बढ़ेगा धात्विक गुण में कमी आते जाएगा। ठीक है, यदि समूह एक के तत्व को देखें तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं, परंतु समूह 18 के तत्वों में हमें एक भी धातु नहीं मिलती। ठीक है, तो किसी एक समूह के तत्वों को लिया जाए तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। जैसे यदि समूह 15 को देखें तो उनमें प्रथम 2 तत्व नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अधातु हैं। तीसरे और चौथे तत्व आर्सेनिक एंटीमनी में धात्विक गुण बढ़ता जाता है, किंतु ये पूरी तरह धातु भी नहीं है। इसी समूह का अंतिम सदस्य विस्मित धातु है। ठीक है, तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो केवल धातुओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। समूह 18 के तत्व हैं, यहाँ ये पूरा ये धातु नहीं है। ये समूह 18 इधर से जाएंगे तो आपको धात्विक गुण में कमी आती दिखेगा, ऊपर से नीचे आएंगे धात्विक गुण बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ जब कुछ गुण ऐसे केवल धातुओं के द्वारा, किंतु ऐसे तत्व भी हैं जो धातु अधातु के बीच के लक्षण दर्शाते हैं। इन तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में धातु और अधातु के मध्य है। ठीक है, जो धातु और अधातु दोनों की गुण दर्शाते हैं, इसकी अधातुओं के मध्य है ये धातु अधातु का। इसलिए आवर्त सारणी में एक समूह से दूसरे समूह में जाने पर धात्विक गुणों में परिवर्तन अचानक होता है, बल्कि क्रमिक होता है, अचानक नहीं होता, क्रमिक परिवर्तन। ठीक, यह एक टेढ़ी मेढ़ी विकिरण रेखा के निकट स्थित तत्वों के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए इनकी गिनती धातुओं में नहीं होती, पर इन्हें अर्धधातु अथवा उपधातु कहा जाता है। ठीक, अर्धधातु उपधातु जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको सेमी मेटल और मेटालॉइड्स कहते हैं। इनमें बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, प्लूरियम है और पोलेनियम है। ये धातु अधातु दोनों के गुण दर्शाए, ये उपधातु है। ठीक है, धातु की भांति ये सभी उपधातुएं भी ठोस होती हैं। बोरान तथा सिलिकॉन विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, किंतु अशुद्धियों की उपस्थिति में विद्युत चालकता दर्शाती है। उपधातुओं और धातुओं को छोड़ शेष तत्वों को अधातु कहते हैं, इसको छोड़कर अधातु कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जो अधातुओं के अंतर्गत 14 जो समूह 14 का सदस्य कार्बन, समूह 15 के 2 सदस्य नाइट्रोजन और फास्फोरस व समूह 16 के 3 सदस्य ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम को रखा जाता है। समूह 17 को हाइड्रोजन समूह कहते हैं, है ना। इस समूह के 5 सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन भी अधातु है। इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, इसलिए इनकी पहचान 18वीं शताब्दी के अंत में हुई। समूह 18 अधातुओं का एक बड़ा समूह है तथा यह उत्कृष्ट गैसों का है। इसमें हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन, जिनान और रेडान शामिल है। ये रंगहीन गैसें हैं। चूँकि इनके बाह्यतम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ये वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में विद्यमान है, अतः इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं अधातुओं का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, इसके बारे में देखेंगे। अधातुओं के रसायन में तो अर्ध सारणी में अधातुएं हाइड्रोजन को छोड़ समूह 14 के से समूह 18 तक स्थित है, अर्थात इन अधातुओं के परमाणुओं के बाहरी कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे विद्युत ऋणात्मक होती है। आप जानते हैं कि अधातुएं धातुओं की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, किंतु प्रत्येक अधातु की विद्युत ऋणात्मकता भी भिन्न होती है। अधातुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो 2.01 से 4.1 के मध्य होता है, ये ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में हमने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता समूह के नीचे जाने पर घटती है और आवर्त में दाएं जाने पर बढ़ती है, इसलिए आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक है और ऑक्सीजन और क्लोरीन का मान भी लगभग आसपास ही है। विद्युत ऋणात्मकता का मान
यह निश्चित करता है कि एक अधातु किसी धातु अथवा अन्य धातु से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। समूह 18 के तत्वों को छोड़कर अन्य धातुएं जो अधातुएं हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में ऋण आयन बनाती है अथवा सहसंयोजी बंध बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कुछ अधातु और धातु के बीच की अभिक्रिया, रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। इसको हम देखते हैं धातु और अधातु के बीच की अभिक्रिया में। जैसे यहाँ देखते हैं 2MgS यानी 2 मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड अवस्था में है प्लस O2 यानी ये गैस अवस्था में है। ऑक्सीजन जो अधातु है, ये धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड S यानी सॉलिड यानी ठोस अवस्था में बनाता है। इसी प्रकार 2Cu ये धातु है कॉपर का, वो सॉलिड अवस्था में है। O2 गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन अधातु है 2CO यानी कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये भी सॉलिड अवस्था में आ जाता है। उसके बाद आयरन है ठोस अवस्था में प्लस सल्फर है, ये भी सॉलिड अवस्था में प्लस दोनों अभिक्रिया कर AbS यानी आयरन पायराइड यानी आयरन सल्फाइड जो बनाता है ये। ठीक है, तो ये सॉलिड अवस्था में अभिक्रिया करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी है, जैसे इसको हम देखते हैं यहाँ पर अपनी किताब में भी देख लेते हैं, है ना। ये इसको देखते हैं, ये मैग्नीशियम है 3Mg सॉलिड अवस्था में धातु नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है, ये अधातु है। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, Mg3N2 बनाता है। इसी प्रकार सोडियम जो है सॉलिड अवस्था में है, वो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर यानी ये अधातु है, ये धातु है 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसी प्रकार कैल्शियम जो है सॉलिड अवस्था में है और ये फास्फोरस जो है वो सॉलिड अवस्था में, दोनों अभिक्रिया कर कैल्शियम फास्फाइड जो ये बनाता है। ठीक है, तो अधातु और धातु आपस में अभिक्रिया कर आयनिक यौगिक बनाती है। यहाँ धातु का ऑक्सीजन और अधातु का अपचयन होता है, ये ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर हम देखते हैं अधातुओं का आपस में तो यहाँ पर बताया गया है कि जब अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती है तब सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। अधातुएं अनेक सहसंयोजक यौगिक बनाती है। यहाँ हम केवल क्लोराइड और ऑक्साइड अर्थात क्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिक को समझेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर अधातुओं के क्लोरीन से जो अभिक्रिया है, तो इसमें बताया गया है कि अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्लोराइड बनाती है। जैसे यहाँ अधातु कार्बन है, सॉलिड अवस्था में है C और 2Cl2 गैसीय अवस्था में, ये अधातु है, ये अधातु है ना। तो ये कार्बन से अभिक्रिया कर ये अधातुओं के क्लोरीन से जो अभिक्रिया है वो CCl2 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी प्रकार H2 जो हाइड्रोजन गैस है वो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्लोरीन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। ठीक, यहाँ जो फास्फोरस जो है वो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो बनाता है, ये 4p6Cl2 यानी 12 क्लोरीन है, तो ये 4 दिया 12 क्लोरीन हुआ और 4 फास्फोरस हुआ। ये लिक्विड अवस्था में है, L आ गया तो ठीक, तरल अवस्था में गैस और सॉलिड मिल करके ये गैसीय अवस्था में है, ये लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो इस प्रकार से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना लेते हैं। इसके बाद अधातुओं की ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा अपनी किताब से ही। तो अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है गैस अवस्था में। सल्फर है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। फास्फोरस जो है 5O2 से अभिक्रिया कर फास्फोरस जो ऑक्साइड बनाती है। इसमें कि यौगिकों के सूत्र में कम विद्युत ऋणात्मक अधातु पहले और अधिक ऋणात्मक बाद में लिखी जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों ही विद्युत ऋणात्मकता का मान अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए यौगिकों के सूत्र में इन्हें बाद में लिखा गया है। यानी ज़्यादा विद्युत को बाद में लिखा जाता है विद्युत ऋणात्मकता को, और अधातु में और कम विद्युत ऋणात्मकता को पहले लिखा जाता है। ये इसका फार्मूला है, हम इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है।